मुंबई से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। मुंबई के धारावी में पत्नी की हत्या हुई है। पति की हत्या में पति गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर पिता ने लगाए हैं गंभीर आरोप। लव जिहाद का लगाया पिता ने आरोप। बेटी को धर्म बदलने का पर मजबूर करता था ये शख्स। ये बड़ा आरोप पिता की तरफ से। बेटी को बीफ खाने के लिए भी मजबूर करता था। मुंबई के धारावी में पत्नी की हत्या एक पति ने की। पति की हत्या में पति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पिता ने गंभीर आरोप लगाए। लव जिहाद का लगाया है पिता ने आरोप। बेटी को धर्म बदलने का पर मजबूर करता था। बेटी को बीफ खाने के लिए भी ये शख्स मजबूर करता था। ये बड़ा आरोप लड़की के पिता द्वारा लगाया गया। देखिए, मुंबई की धारावी में संदिग्ध मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि जिस लड़की की मौत को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल उसके पीछे का सच कुछ और है। क्योंकि परिवार का आरोप है कि जिस रहमत खान से यशोधरा ने प्यार किया, वो यशोधरा को मांस खाने और धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। रहमत अक्सर यशोधरा के साथ मारपीट करता था। ऐसे में पिता ने आत्महत्या की थ्योरी पर सवाल खड़े कर हत्या का आरोप लगाया और मामले की शिकायत थाने में भी दर्ज करवाई है। उन्होंने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। और आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि इस मौत का खुलासा दरअसल हुआ कैसे। दरअसल जिस दिन यशोधरा यानी कि रुबीना खान ने कथित तौर पर सुसाइड की कोशिश की, उसको ले जाते हुए पुलिस ने दो लोगों को देखा। धारावी से दो लोग महिला को ले जाते हुए पुलिस को दिखाई दिए, जिसके बाद से ये मामला गंभीर तूल पकड़ता चला गया। धारावी पुलिस ने लोगों को देखा, ले जाते हुए महिला को अस्पताल ले जाते देखा गया और इसके बाद से ही इस मौत पर सवाल उठने लगे। पुलिस लगातार तफ्तीश करने लग गई। शनाख्त रुबीना खान के नाम से हुई। पति ने पुलिस को आत्महत्या की बात बताई, लेकिन अब जो लड़की है उसके पिता ने इस पूरी थ्योरी को गलत बताया है। पुलिस ने लड़की के परिजनों से उसके बाद संपर्क किया और संपर्क करने के बाद जिन तमाम बातों का खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। तब यशोधरा खटीक के नाम से पता चला। तो मौत का खुलासा किस तरीके से धारावी में पुलिस ने किया, इसकी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। मौत का खुलासा आखिर किस तरीके से हुआ, ये आपको हम बताने की कोशिश करें। प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर अभी इसकी तहकीकात चालू है। अभी प्रिलिमिनरी स्टेज के अंदर इसने शादी कहा कि काजी कौन थे, उसका नाम रुबीना कैसा रखा गया, बाद में यहाँ पर उसको मारपीट होती थी कि नहीं, गोमांस लेने की कोशिश होती थी कि नहीं, कि जिससे इंक्वायरी करना हो तो अभी इस दुनिया में नहीं है। मगर अगर आजू बाजू में रहने वाले लोगों के पास डीपली इंक्वायरी करके इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। और देखिए, इस मामले का पता चलने के बाद यशोधरा के पिता ने पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई। आरोप लगाया कि बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या कर आत्महत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी रहमत ने बेटी को लव जिहाद के चक्कर में पहले फंसाया और फिर मार डाला। पिता ने पुलिस एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। धारावी में लव जिहाद का सच आखिर क्या है, ये भी आप समझिए। पुलिस की एफआईआर में पिता का दावा, आरोप क्या नंबर 1 आरोप लगाए गए, बेटी के साथ लव जिहाद हुआ। ये गंभीर आरोप पिता के द्वारा लगाया गया। पुलिस की एफआईआर में इस बात का जिक्र हुआ, बेटी के साथ मारपीट करता था ये शख्स, साथ ही बीफ खाने के लिए यानी गौ मांस खाने के लिए मजबूर करता था। ये आरोप लगाए गए पिता की तरफ से। साथ ही धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद शादी हुई। ये भी आरोप पिता द्वारा लगाया गया, क्योंकि इस लड़की ने आत्महत्या की। कथित तौर पे आप कह सकते हैं आत्महत्या की, क्योंकि बाद में पिता ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को मार दिया गया है, हत्या कर शव को छत से फेंका, हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश रची। ये तमाम बातें लड़की के पिता द्वारा एफआईआर में कही गई है। यहाँ के भाई मेरे बंधुओं, मेरे यहाँ के कितने विधायक लोग हों, मंत्री लोग हों, मेरे अधिकारी हों, मेरे नेता हों, मेरे भाई हों, मेरी बहन हों, मेरी बेटियां हों, सब इस अवसर में मेरा साथ दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनसे ये विनय मांगता हूं कि इस आदमी को फांसी की सजा दिलवाएं। बहुत मेरे साथ आभारी हो। तो धारावी से मामला सामने आया है। इस मामले का पता चलने के बाद यशोधरा के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप लगाया कि बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या कर आत्महत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरोपी रहमत ने बेटी को लव जिहाद के चक्कर में फंसाया और फिर मार डाला।
संदीप शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार इस पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। पूरा मामला कैसे सामने आया? क्योंकि पिता जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, एफआईआर में जो बातें उन्होंने दर्ज करवाई है, वो वाकई परेशान करने वाली है। बिल्कुल, एक तरह से ये लव जिहाद का मामला तब जाकर सामने आया जब वह लड़की जिसकी मौत हो चुकी थी अस्पताल में, पुलिस ने मान लिया था कि आत्महत्या है, लेकिन जब उसके पिता मुंबई पहुंचते हैं तब जाकर पता चलता है कि यह जो शख्स है यह उनके घर दूध सप्लाई करने का काम करता था। मध्य प्रदेश के कटनी से उनकी बेटी को लेकर भागा था और लगभग एक 3-4 साल से जो है वो उसके साथ रह रहा था। 2 बच्चे हो चुके थे और उसके बाद जो है बीच बीच में बेटी अपने पिता से, अपने भाई से अपने दर्द का इजहार करती थी। वो बताती थी कि आखिर किस तरीके से वो उसे परेशान कर रहा है, उसे जो है गौमांस खाने के लिए कह रहा है और इतना ही नहीं, उसे इस्लाम कबूल करने के लिए भी दबाव बना रहा है। लेकिन अब जब उसकी डेड बॉडी उस दिन वाकये के दिन जब वो ले जा रहे थे, पुलिस ने डेड बॉडी देखी, उस समय उनको शक हुआ, पुलिस अस्पताल ले गई और पता चला कि इनकी मौत हो गई। और उसके बाद जब पिता वहां पहुंचते हैं तब जाकर ये मामला, यानी संदीप आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब कथित तौर पर लड़की ने आत्महत्या की, इस बात की जानकारी पुलिस तक को नहीं दी गई? नहीं, बिल्कुल। जब वो लड़की के बारे में पहले यही खबर फैलाई गई थी कि लड़की ने आत्महत्या कर लिया है, लेकिन जब पुलिस ने इसकी छानबीन करी तो उस समय पता चला कि बेहोशी हालत में उस लड़की को लेकर उसका पति और उसके और रिश्तेदार उसे लेकर अस्पताल में भर्ती कराने जा रहे थे, जबकि न वहाँ कोई था, न किसी से कोई संपर्क हुआ था। और तब जाकर पुलिस ने ये पूरा मामले की जांच की, तब पता चला ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और परिवार लगातार जो है, जो वो उनका परिवार था, वो लड़की पर पैसा मंगाने, उसके साथ साथ गौमांस खाने और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए उस लड़की पर दबाव बना रहे थे। संदीप, लड़की के जो पिता हैं वो कई गंभीर आरोप भी शख्स पर लगा रहे हैं। क्या लड़की के पिता ने पहले कभी पुलिस से शिकायत दर्ज कराई जब भी बेटी ने उनसे अपने दर्द को साझा किया? बिल्कुल, देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया कि पिता बहुत गरीब है, मध्य प्रदेश के कटनी के रहने वाले हैं। वहाँ उनके परिवार में जो है यह लड़का उन्हीं के गांव का था और वो वहाँ दूध सप्लाई करने का काम करता था। इनके यहाँ वो लड़का लगातार आता था, लड़की से संपर्क में आया, उसके बाद बातचीत शुरू हुई, बातचीत प्यार में बदली और उसके बाद एक दिन जो है वो दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद पिता वहाँ के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं। उसके साथ साथ इतना ही नहीं, उस लड़की के जो है सोने के अपने सामान लेकर जाने की भी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस खोज पाने में नाकामयाब रहती है। ठीक है संदीप, आप लगातार हमारे साथ बने रहे हो। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, यशोधरा की मौत से हिंदू संगठन बेहद नाराज है। पिता के साथ हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला, विरोध मार्च निकाल करके न्याय की मांग की गई। हिंदू संगठन ने लव जिहाद का गंभीर आरोप लगाया है। पिता ने लव जिहाद के आरोप में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। हिंदू संगठन ने लव जिहाद का गंभीर आरोप लगाया। लड़की के पिता ने भी एफआईआर में लव जिहाद का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये शख्स उनकी बेटी पर दबाव डाल रहा था, धन परिवर्तन का, साथ ही गौमांस खाने के लिए विवश भी कर रहा था। अंतिम यात्रा में उसका जो बलिदान है उस लड़की का, उस बलिदान को सरकार को दिखाने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र सरकार ये लव जिहाद में कितने लोग बलि पड़ रहे हैं। सरकार जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेके कहने वाली सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है। और दोनों हिंदू वीर हमारे मुख्यमंत्री सहमंत्री जी है जो हिंदुत्व में काम करने वाले लोग हैं। तो जल्द से जल्द महाराष्ट्र में लव जिहाद का अगर कायदा आता है तो शायद ऐसी बलि जो है रुकेगी और जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे लव जिहादी, उनके मन में शासन का डर आएगा। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, हिंदू संगठन ने आज इसके खिलाफ मार्च भी निकाला है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? संदीप, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए संदीप से एक बार फिर से कनेक्ट। जी संदीप, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है।
यशोधरा की मौत से हिंदू संगठन भी खासा नाराज है। संदीप, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? आज मार्च भी निकाला गया। बिल्कुल, देखिए इसके बाद से लगातार हिंदू संगठन इस मामले में कूदे हैं। उन्होंने पुलिस पर जब दबाव बनाया तब जाकर ये मामला 302 में तब्दील हुआ और इस मामले में अब पुलिस उसी बिना पर जो है इसकी जांच कर रही है। हालांकि आज वहां के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर सबूत इकट्ठा करना हम सबके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाह रहे हैं कि अगल बगल के लोगों से बात की जाए, सबूत इकट्ठा किए जाए। लेकिन भारत 24 के पास जो सही जानकारी है उसमें अड़ोसी पड़ोसियों ने भी इस मामले में बताया है कि वह युवक अपनी पत्नी को, यानी उस यशोधरा को जिसका नाम रूबी बना दिया गया था, उसे जो है मारता था, पीटता था और उस तरीके से प्रताड़ित करता था। तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं संगठनों को भी पता चला, संगठन भी पुलिस पर और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें तभी जागती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। हालांकि इस तरह के मामले सामने आने के बाद सरकार हरकत में आती है और उस पर एक्शन लेने की बात करती है, लेकिन जैसे ही मामला शांत होता है उसके बाद सरकार भूल जाती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री है मंगल प्रभात लोढ़ा, उन्होंने भी कहा था कि लव जिहाद के मामले में जो लड़कियां अलग अलग जगहों से दूसरी जगह पर आई होंगी उनकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। लेकिन सरकार के बातें, सरकार सिर्फ दावे पर रह जाती है। ये कम से कम इस मामले के सामने आने के बाद ये कहा जा सकता है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप अपनी नजर बनाकर रखें। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। राज्य की गहलोत सरकार ने चुनावी साल में प्रदेश में 7 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश में नए जिले बनाने के लिए सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी ने ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीम का थाना, कुवामन सिटी, सुजानगढ़ और फलौदी को जिला बनाने की अनुशंसा की है। वहीं सीकर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ को संभाग मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके साथ ही कोटा में प्रदेश की तीसरी पुलिस कमिश्नरेट और विकास प्राधिकरण भी बनाई जाएगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में 7 नए जिलों और 3 संभागों की घोषणा करेंगे। इसके बाद प्रदेश में कुल 40 जिले और 10 संभाग हो जाएंगे। राज्य की गहलोत सरकार ने चुनावी साल में प्रदेश में 7 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की कवायद तेज की है। प्रदेश में नए जिले बनाने के लिए सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अब राज्य सरकार को सौंप दी है। देखिए, नए जिलों को अगर राजस्थान सरकार ने बनाने का फैसला किया तो कुल 40 जिले हो जाएंगे और 10 संभाग हो जाएंगे। तो राजस्थान में कैसे जिलों को बांटा जाएगा वो अब आपको बताते हैं। देखिए, संभाग जिले आखिर क्या कुछ होंगे, इसको लेकर के भी जानकारी। देखिए, जयपुर संभाग के अंदर जो जिले आएंगे वो है जयपुर, दौसा, अलवर और भिवानी। यानी संभाग जयपुर रहेगा लेकिन जिले बदल जाएंगे। अब जब संभाग सीकर होगा तो सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, ये तमाम जिले इसके अंतर्गत पड़ेंगे। संभाग अगर बीकानेर होगा तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सुजानगढ़, ये तमाम जिले इस संभाग में आएंगे। जोधपुर संभाग की अगर बात करें तो जोधपुर, पाली, नागौर और फलौदी, ये जिले जोधपुर संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऐसे में ये एक बड़ी कवायद है गहलोत सरकार की तरफ से। संभाग बाड़मेर होगा तो बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और बालोतरा, ये जिले हो जाएंगे। संभाग अजमेर होगा तो अजमेर, टोंक, ब्यावर और कुचामन सिटी, ये तमाम जिले अजमेर के अंतर्गत आएंगे। और चित्तौड़गढ़ संभाग में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, ये तमाम जिले इसमें आएंगे। संभाग अगर उदयपुर होगा तो उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही, ये वो तमाम जिले होंगे जो इस संभाग में आएंगे। और कोटा संभाग के अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये वो तमाम जिले होंगे। भरतपुर संभाग के अंदर भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, ये वो तमाम जिले होंगे जो भरतपुर के अंतर्गत आने वाले हैं। देश की माटी के 3 लाल जगदीप धनखड़, ओम बिरला और अशोक गहलोत राजस्थान की धरा पर कल दिखी एक खूबसूरत तस्वीर। कल तीनों एक साथ रहे
मरूधरा में मौजूद पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में तीनों ने की शिरकत। इन तीन में से 2 शक्तियां चला रही है देश की सर्वोच्च पंचायत संसद को, और ये दोनों शक्तियां रखती है राजस्थान से ताल्लुकात। पहली शक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चला रहे हैं संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा को, तो दूसरी शक्ति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चलाते हैं संसद के निचले सदन लोकसभा को। अलबत्ता तीसरी शक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाल रखी है प्रदेश की बागडोर। राष्ट्रीय एकता और जागृति के प्रतीक पुरुष स्वामी विवेकानंद की आज है जयंती। इस अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटक के हुबली में किया गया, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर रोड शो भी किया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। युवा दिवस पर पीएम का रोड शो। हुबली में पीएम का भव्य स्वागत। मोदी मोदी नारे की होती रही गूंज। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम में पीएम मोदी हुबली पहुंचे तो युवाओं का जोश देखने लायक था। युवाओं की जुबान पर बस मोदी मोदी। प्रधानमंत्री के लिए कटआउट जिस तरह से आप देख रहे हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया, जिसमें लोगों का गजब का उत्साह दिखा। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मोदी की सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना भी देखने को आई। रोड शो के दौरान एक शख्स अचानक उनके वाहन के नजदीक पहुंच गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने पीएम की सुरक्षा में किसी तरह की सेंधमारी से इनकार किया। रोड शो में लोगों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया। साथियों, साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन बहुत विशेष है। एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर साल हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का विश्व बंधुत्व का संदेश प्रदान किया जाता है। ये देश के सभी हिस्सों से अलग अलग संस्कृतियों को एक साझा मंच पर लाता है और प्रतिभाओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ता है। इस महोत्सव की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में G20 और Y20 आयोजकों से जुड़े 5 विषयों पर चर्चा होगी। इस राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 7,500 युवा हिस्सा ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद आज भी देश के लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं और भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे। हर साल केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों से लेकर सामाजिक संगठन और रामकृष्ण मिशन के अनुयायी विवेकानंद जयंती बड़े सम्मान के साथ युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके विचार, शिक्षा और योगदान को याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसी के साथ आज के सफर में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।